स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। देखिए 10वीं का एक चैप्टर है फिज़िक्स का, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से कोई भी इंस्टीट्यूशंस या फिर स्कूल खुले नहीं है, सारे के सारे बंद हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्टडी अभी रुका हुआ होगा। तो उसी को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। और आगे भी साइंस का जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारा मैं आप लोगों के लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए सबसे पहले हम बात कर लें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि परावर्तन का मतलब होता है वापस लौट आना। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी भी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह पुनः वापस लौट आती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है उसका परिभाषा। ठीक है, प्रकाश क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है, प्रकाश क्या होता है। तो देखिए प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर कोई बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा आँख है सपोज़ कीजिए। तो हम अगर यहाँ पर रखे वस्तुओं को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। तो यहाँ से लाइट सोर्स से लाइट आएगी, इस पर पड़ेगी और ये हमारी आँखों तक जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये एक ही किरण नहीं जाएगी, यहाँ पर कम से कम किसी भी वस्तु को देखने के लिए 2 किरणों की ज़रूरत होगी। ठीक है, एक तो आएगा आपका आँख के नीचे वाले पोर्शन पर और एक आएगा ऊपर वाले पोर्शन पर। ठीक है, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आती है तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये बताया कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट था जिससे कि लाइट निकली। तो जो भी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता हो, ठीक है, उसे हम किस नाम से जानेंगे। तो देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट है आपका कि वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहेंगे। तो देखिए प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे प्रकाश कौन कौन सा उत्सर्जित करता है, तो हमने देखा है हमारे घरों में जो लालटेन आता है, लैंप है, ठीक है, या फिर सूर्य है, इन सभी से प्रकाश निकलता है। तो ये हो गया आपका प्रदीप्त वस्तु या फिर कह लें ल्यूमिनस लाइट। उसके बाद हम बात कर लें वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे हम अप्रदीप्त या नन ल्यूमिनस कहेंगे। जैसे हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि प्रकाश नहीं निकलता है, जैसे कि बेंच, डेस्क, कुर्सी वगैरह जो होते हैं उनसे प्रकाश एमिट नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नन ल्यूमिनस बोलेंगे। ठीक है, अब एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रकाश का एक नेचर होता है कि वो हमेशा सरल रेखा में ही ट्रैवल करेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसी सरल रेखा में ट्रैवल करने के गुण के कारण ही क्या होता है, किसी भी वस्तु का परछाई बनता है। याद रहेगा, याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को। उसके बाद क्या है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम किस नाम से बुलाते हैं, तो उसको बुलाते हैं किरण पुंज। देखिए ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि बीम किसे कहते हैं या किरण पुंज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, एक तो अपसारी किरण पुंज, एक समानांतर किरण पुंज और एक अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर लें अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो देखिए अप नाम से स्पष्ट होता है, अप मीन्स उठना यानी कि फैलना। तो क्या बोलेंगे, जो वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता चला जाता हो, इस तरीके के किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर पिक में दिख रहा होगा। ठीक है, समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणों के बीच का अंतर समान हो। देखिए यहाँ पर बहुत सारे किरण निकल के जा रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज। और ये किरण पुंज के जो किरणें हैं वह एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम बोलेंगे, यानी कि समांतर किरण पुंज कहेंगे। नेक्स्ट है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो वैसा किरण पुंज जिसे क्या हो, प्रकाश एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हो। ठीक है, वैसा किरण पुंज जिसमें, यहाँ पर मैं कर लीजिएगा, जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, लाइट किस तरीके से आ रही है,
ऐसे आ रही है और किसी एक बिंदु पर आकर के मर्ज होती जा रही है। तो इस तरीके के बीम को हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कि लाइट आसानी से क्रॉस कर जाता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे क्रॉस नहीं कर पाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत क्रॉस करता है। ठीक है, तो इस आधार पर पदार्थ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वैसा जिससे कि प्रकाश पार कर जाए, एक वैसा जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, और एक वैसा जिससे कि प्रकाश थोड़ा बहुत पार कर पाता है। तो उसका नामकरण क्या करेंगे? तो देखिए वैसा वस्तु जिससे कि प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी या फिर ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ठीक है, और वैसा वस्तु जिससे कि प्रकाश पार नहीं कर पाता हो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी या ओपेक कहेंगे। और जिससे प्रकाश का थोड़ा भाग ही पास कर पाता हो उसे क्या कहेंगे? पारभासी या फिर ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमारा मेन टॉपिक आता है, जैसा कि चैप्टर का नाम था तो चैप्टर के नाम से ही अब मेन टॉपिक आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो मैंने जब टॉपिक स्टार्ट किया था उसी समय बताया था परावर्तन का मतलब क्या होता है? वापस लौट के आना। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण किसी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर पड़ती है तो वह पुनः अपने माध्यम में लौट आती है, या यूँ कहें कि वापस लौट आती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्या है? एक परावर्तक सतह है। ठीक है, ये लाइट रेज ऐसे आती है और इससे टकराने के बाद ऐसे रिटर्न आ जाती है। इसी घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नाम से। तो परिभाषा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पिक में दिख रहा होगा, ये जो आने वाली किरण है, ठीक है, ये जो लौटने वाली किरण है, ये या फिर ये पॉइंट, इन सभी का नामकरण क्या है? ठीक है, तो इससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो किरण आ रही है, यानी कि परावर्तक सतह पर जो किरण आ रही है, तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। उसके बाद परावर्तक सतह से टकराकर ये जो किरण लौट रही है, ठीक है, यानी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपतित किरण दर्पण, ये जो दर्पण है इसके जिस बिंदु पर पड़ी, ठीक है, यानी कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, और देखिए इसी आपतन बिंदु पर अगर हम एक नॉर्मल डाल दें, यानी कि लंब डाल दें, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। तो इस तरीके से रिलेटेड करके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं क्या है आपतित किरण किसे कहेंगे। तो मैंने अब जस्ट कहा था परावर्तक सतह पर आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहेंगे? तो परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु, यानी कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। नॉर्मल या अभिलंब किसे कहेंगे? तो आपतन कोण पर डाला गया जो लंब होता है उसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आपतन कोण। देखिए आपतन कोण जो होता है, देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर गौर कीजिएगा। ये जो किरण आ रही है, ठीक है, और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, और यहाँ से जो किरण परावर्तित हो रही है और ये जो अभिलंब के साथ एंगल बनाता है इसको बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। तो क्या याद रखेंगे? आपतन कोण किसे कहेंगे? तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसी को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, आपतन कोण, आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? परावर्तित किरण कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड नियम पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर। देखिए 2 नियम क्या है, ये देखिए, ये जो सरफेस आ रहा है रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है, इसके 2 सतह होंगे। ठीक है, क्या होंगे? 2 सतह होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई मिरर लेते हैं, कोई आईना लेते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो एक ये ऊपर वाला एरिया होगा और एक नीचे से एरिया होगा इसका। ठीक है, तो ये ऊपर वाला एक सतह और नीचे वाला जो एक सतह है वो, तो उसी टाइप का यहाँ पर आपका इसमें होगा। ठीक है, तो ये जो आपतित किरण है,
ठीक है। और ये जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर होंगे। कौन से तल पर? एक ही तल पर होंगे। सिंपल सी बात है, जब हम लोग किसी भी आईना पर लाइट को इमिट कराएंगे, लाइट को उस पर डालेंगे तो क्या होगा, एक ही सरफेस पर ना लाइट जाएगी और वहाँ से परावर्तित होगी। क्या दूसरे सरफेस पर लाइट आपको देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। तो क्या है, पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण, ये जो आपतन कोण बन रहा है और ये जो परावर्तन कोण है, एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा भी है। क्या लिखा है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? ठीक है। जब हम आईने के पास जाते हैं तो उसमें हमारा एक फिगर नज़र आता है, हमारा एक पिक नज़र आता है, तो वो क्यों बनता है, कैसे बनता है? ठीक है। उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्रतिबिंब है क्या। ठीक है। प्रतिबिंब क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, ये है एक समतल दर्पण। ठीक है। देखिए, अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण जो समतल है, ये आपका एक प्लेन मिरर है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स है। ठीक है। यहाँ से लाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। ठीक है। तो और एक लाइट ऐसे आई और फिर से अपने पथ को रिट्रेस कर लिया। कि किसी भी वस्तु का अगर इमेज बनाना हो तो कम से कम कितने किरणों की ज़रूरत पड़ती है? 2 किरणों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा आपको याद होगा, फिर से देखिएगा, मैंने बताया था कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है। ठीक है। और यहाँ पर कोई वस्तु है जिसको हमें देखना है और यहाँ पर हम है, हमारा आँख मान लीजिए। ठीक है। अब यहाँ से अगर लाइट डायरेक्ट हमारी आँखों तक आती है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखने के लिए यहाँ से लाइट का इस ऑब्जेक्ट पर आना ज़रूरी है और यहाँ से इसका ऐसे आना ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन एक ही लाइट की किरण आई तो क्या हम देख पाएंगे? क्या नहीं देख पाएंगे। यहाँ से एक और लाइट का आना ज़रूरी है। ठीक है। तभी हम इस पॉइंट को देख पाएंगे। ठीक है। तो ये कम से कम कितने लाइट की ज़रूरत पड़ती है? 2, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए इसके बीच में। लेकिन किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट की ज़रूरत पड़ती है, 2 लाइट रेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें देखिए, एक लाइट रेज कुछ इस तरीके से आया है और एक लाइट रेज कुछ इस तरीके से आया है। तो ये जैसा आया वैसा एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन ये देखिए, ये लंबवत आया है तो लंबवत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, ये ऊपर की ओर चला जाएगा और ये इधर की ओर चला जाएगा, तो इसका कहीं पर कटान बिंदु होगा क्या? कहीं पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? काल्पनिक रूप से पीछे की ओर करके क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो कुछ यहाँ पर मिला। कहाँ मिला? यहाँ पर। तो ये जो जहाँ पर मिला तो यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप कभी आईना के सामने खड़े होते होइएगा, तो मान लीजिए कि ये आईना है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप खड़े होते होइएगा तो आपका प्रतिबिंब आईना के पीछे यहाँ पर बनता होगा। ठीक है। और काल्पनिक रूप से बनता होगा। इससे कोई वास्तविकता कह लें या जो होता है वो नहीं होगा। ये क्या होगा? सिर्फ एक इमेज होगा। ठीक है। तो होता क्या है जनरली कि जब भी प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी भी दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बताया कि मिलती है, लेकिन यहाँ पर तो काल्पनिक रूप से मिल रही है, तो वास्तव में कैसे मिलेगी? तो देखिए, वास्तव में मिलाने के अगर हम बात करें तो देखिए, एक दर्पण लेते हैं इस टाइप का, जिसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ से एक लाइट रेज ऐसे आएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे गुजरेगी। ठीक है। कहाँ से? फोकस से। ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे, किरण आरेख जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि
प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण कहाँ से गुजरती है, प्रधान अक्ष क्या होती है, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक किरण वक्रता केंद्र से आएगी, तो देखिए यहाँ पर वास्तव में मिला, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है, लेकिन उल्टा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग परिभाषा की बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये बात सामने आई। तो देखिए, एक मैंने बताया था वास्तव में आकर के मिलती है, और एक क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि आता हुआ प्रतीत होना और वास्तव में मिलना, ये दो तरह के सिचुएशन उत्पन्न हो रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के प्रतिबिंब, दो प्रकार के। एक कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए, वास्तविक में मिलता है तब वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, और आता हुआ प्रतीत होता है तो हम कल्पना करके मिला रहे थे ना, जैसा कि समतल दर्पण में मैंने बताया था, पीछे की ओर खींचा, उसके बाद उसका प्रतिबिंब बनाया, ठीक है। तो चलिए अब हम परिभाषा की बात कर लेते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहेंगे, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो वही चीज़ है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उसे हम क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, जैसा कि समतल दर्पण में बन रहा था। चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तुओं की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था ना, दर्पण का, अवतल दर्पण का पिक बना के बताया था कि जो वास्तविक रूप से कट रहा था तो प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा था, यानी कि उल्टा बन रहा था, ठीक है। याद रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग हॉल में मूवी देखते होइएगा तो उसमें क्या बनता है, रियल इमेज बनता है उसका, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, ये एक आपका क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस पर यदि प्रकाश की किरण आ रही है, इस पर यदि प्रकाश की किरण आपतित होती है तो क्या होता है, लौट जाती है। और मैंने बताया था प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरण की ज़रूरत होती है, हमेशा और हमेशा कम से कम दो, मैक्सिमम चाहे जितने हो सके। तो एक तो ये हुआ जो रिफ्लेक्ट होकर के चला गया, और एक लंबवत आया, ठीक है, और फिर से रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर की ओर चला गया। तो देखिए, ये कहीं पर मिला, नहीं मिलेगा, ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तब हम इसे क्या करेंगे, काल्पनिक रूप से पीछे की ओर खींचेंगे और यहाँ पर मिलाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर लाइट सोर्स था और यहाँ पर इसका इमेज बना, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। जैसा आप सीधा अपने घर में आईना यूज़ करते हैं, वह आपका एक समतल दर्पण का उदाहरण है। आप आईना के जितने नज़दीक आइएगा, देखते हुएगा कि आपका प्रतिबिंब उतना नज़दीक बनता होगा, और जितना आईना से दूर जाइएगा उतना दूर आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। देखिए, कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर x किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आ रही है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कितने किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आएगी। तो देखिए, यहाँ पर उसका दोगुना हो जाएगा। अगर आप दर्पण की ओर मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब है आपकी ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगा, यानी कि दोगुना। तो ये कंपटीशन में पूछा जाता है, आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या कैरेक्टर है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। चलिए देखिए, समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर वस्तु है और ये दर्पण है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखिए, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वह लेटरल उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो होता है वो लेटरल का मतलब क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये पार्श्विक वर्ड भी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो देखिए, पार्श्विक का मतलब कुछ इस तरीके से आप समझिए
कि जब आप आईना के सामने खड़े होते हैं तो आप जब दाहिना हाथ उठाएंगे तो आईना में जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका बायां हाथ उठाएगा। देखिए प्रतिबिंब तो सीधा ही होगा। सीधा कहने का मतलब क्या कि आपका सर ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी आपका सर ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे रहेगा, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। ठीक है, यदि आप बायां हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब में दायां हाथ उठाएगा, और यदि आप दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में बायां हाथ उठाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्श्विक। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा या फिर काल्पनिक बनेगा। तो ये पॉइंट्स हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लें गोलीय दर्पण क्या है। तो किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक तल परावर्तक हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। अब देखिए यहाँ पर बात नहीं बनी। गोलीय दर्पण हमने तो बस परिभाषा बता दिया, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए हम फिगर से देखते हैं। मान लीजिए ये आपका एक खोखला गोला है। ठीक है, क्या है? खोखला गोला है। और अगर हम इसको बीच से डिवाइड करें, क्या करें? अगर मान लीजिए इसको हम बीच से डिवाइड करें कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिवाइड करें, तो देखिए इस तरीके से डिवाइड करने के कारण क्या होता है, हमारे सामने दो तरीके के शेप बन कर के आते हैं। कितने? दो तरीके के शेप बन कर के आते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको अंदर से रंगते हैं। देखिए अब दो ही सिचुएशन बनेंगे, या तो हम इसको बाहर से कुछ इस तरीके से रंगेंगे, ठीक है, या नहीं तो अंदर से इस तरीके से रंगेंगे। दो ही सिचुएशन बन रहे हैं ना, या तो बाहर से रंगना या तो फिर अंदर से रंगना। तो देखिए जब हम इसे बाहर से रंगेंगे तो ये जो आंतरिक भाग हो गया ये आपका परावर्तक होगा, ठीक है, और अगर अंदर से रंगे हैं तो ये जो आपका बाहरी भाग है ये क्या होगा? आपका परावर्तक होगा। तो ये जो दो प्रकार के दर्पण बन कर के आए आपके सामने, ये किसी न किसी खोखले गोले का ही तो भाग है ना, ठीक है। तो किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह परावर्तक हो, चाहे अंदर वाला धंसा हुआ पार्ट या बाहर की ओर उभड़ा हुआ पार्ट परावर्तक हो, उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो परिभाषा समझ में आ गया होगा। क्या है? किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक तल क्या हो? परावर्तक हो, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। अब देखिए जैसा भी मैंने पिक बनाया तो आपको पता चल गया होगा कि दो तरीके के शेप बन रहे। इसका मतलब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के बन कर के आ गए। कौन कौन से? तो देखिए गोलीय दर्पण दो तरीके के, एक तो बने आपका उत्तल दर्पण। क्या बन के आ गया? एक उत्तल दर्पण, और एक क्या बन के आया? अवतल दर्पण। तो उत्तल और अवतल किसे कहेंगे? तो देखिए नाम से याद रखिएगा, उत्तल, उत्तल को हम ऐसे बोल सकते हैं ना, उठल या उठा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो देखिए जब हमने बनाया था दर्पण तो हमारा दो तरीके से दर्पण बन के आया था। एक ऐसा वाला आया था, ठीक है, और एक कैसा वाला आया था? ऐसा आया था जिसका अंदर से रंगा हुआ था, ठीक है। दो तरीके के दर्पण बन के आए थे। तो देखिए वैसा गोलीय दर्पण जिसका ये परावर्तक सतह धंसा हुआ, देखिए ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है वह अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ है, ये परावर्तक सतह है उभड़ा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, और जिसका धंसा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो चलिए ये उत्तल दर्पण का पिक है आपके सामने, देख सकते हैं इसको। अगला है आपका अवतल दर्पण। तो मैंने अब जस्ट बताया अवतल दर्पण क्या है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जैसा कि ये देखिए ये परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए गोलीय दर्पण से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था, थोड़ा इसको हम जूम करके बताते हैं आपको। देखिए ये क्या है? एक खोखला गोला है। क्या है? एक खोखला गोला है, ठीक है। अब जब हम इसको बीच से डिवाइड करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो तरीके के दर्पण मिलेंगे। एक ये दर्पण मिलेगा और एक ये दर्पण मिलेगा। तो इसका परावर्तक सतह इधर से है ना, क्या है? इसका परावर्तक सतह ये है और इसका परावर्तक सतह ये है। तो ये धंसा हुआ है और ये उभड़ा हुआ है। तो उभड़ा वाले को क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण, और धंसे हुए वाले को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए
सबसे पहला पॉइंट आता है आपका ध्रुव। क्या आता है? ध्रुव। ध्रुव क्या है? तो देखिए ये जो गोलीय दर्पण है इसका ये जो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट, इसको बोलते हैं ध्रुव। यानी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है कि ये जो दर्पण बना है या किसी न किसी खोखले गोले का एक भाग है, तो जिस खोखले गोले का भाग था उसी के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। नेक्स्ट है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये एक गोलीय दर्पण है और ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। अगर मान लेते हैं कि एक गोला था तो इसकी एक त्रिज्या बन रही थी, ओरिजिन से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो याद रखिएगा त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मुख्य अक्ष। तो देखिए इसमें देखिए ये आपका वक्रता केंद्र और ये एक ध्रुव। ठीक है, तो इस दोनों को ये जो मिलाने वाली रेखा है इसी को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। तो वही पॉइंट मैंने लिखा है। क्या कहा? प्रधान अक्ष क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब है एक पॉइंट फोकस। ठीक है, फोकस क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक दर्पण कुछ इस तरीके से बनाया। ठीक है, ये इसका प्रधान अक्ष। अब ये प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी लाइट आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे आएगी, तो ये जो प्रधान अक्ष के जिस भी पॉइंट को ये काटेगा वही इसका क्या होगा? फोकस होगा। तो याद रखिएगा वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखाए हैं। अब देखिए कुछ और पॉइंट पूछे जाते हैं, जैसे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कह लें गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये जो पॉइंट्स हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की ज़रूरत होती है। अब देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ नियम हैं जो याद रखेंगे हम लोग। पहला नियम क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण होती है, ठीक है, अगर दर्पण उत्तल हो तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और यदि दर्पण अवतल हो तो वह फोकस से गुजरेगी। ठीक है, कहाँ से? फोकस से गुजरेगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पिक बना के आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका एक उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये क्या है? एक उत्तल दर्पण है। मान लीजिए इधर से रंगा हुआ है और इसका इधर से रंगा हुआ है। तो क्या कहा कि दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर, तो आपका मुख्य अक्ष कौन सा? ये है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर आएगा, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे गुजरेगा। कहाँ से? फोकस से। और यदि दर्पण उत्तल है तो मान लीजिए लाइट ऐसे आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला जाएगा। तो देखिए ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा? यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से। तो यदि दर्पण उत्तल है, ठीक है, तो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। कब? जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। ठीक है, और फोकस की ओर आएगा, यानी फोकस से होकर के गुजरेगा। कब? जब दर्पण अवतल हो और प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जा रहा हो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताया है कि जब क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण अगर उत्तल हो तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और यदि दर्पण अवतल हो तो फोकस से गुजरेगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी किरण आरेख हम लोग पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। दूसरा है आपका दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगी। देखिए बात वही है, बात क्या है? वही है। अब मान लीजिए ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये तो एंगल आपका तो सेम ही बन रहा है ना यहाँ पर। अगर मान लीजिए ऐसे आया तो फोकस से गुजरा, और अगर फोकस की दिशा में आपतित करेंगे तो क्या समानांतर नहीं जाएगी? क्या जाएगी कि नहीं जाएगी? सिंपल सी बात है, जाएगी ही जाएगी। याद रखिएगा दर्पण क्या है? दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगी। याद रखिएगा,
चलिए, तीसरा पॉइंट है आपका, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस अपने पथ पर लौट जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक मिरर है। ठीक है, ये क्या है, एक मिरर है। ये आपका प्रधान अक्ष, ये ऐसे लाइट गई, ऐसे आई फोकस से, और ये आपका वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र यहाँ से अगर हम ऐसे करेंगे तो ये एक लंब बनता है। तो वक्रता केंद्र की ओर अगर प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है, ऐसे, ठीक है, तो ये तो लंब बनता है ना। तो लंब जब ये बनेगा तो ये आप क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा अपने पथ पर, कुछ इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि ये वक्रता केंद्र है, तो जैसे ही ऐसे जाएगा, ठीक है, तो रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि ये वक्रता केंद्र यहाँ पर क्या बनाता है, लंब, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसीलिए। चलिए, अब है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण जितना एंगल बनाते हुए आपतित होगी उतना ही एंगल बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो नियम है याद रखिएगा, ताकि आपको जितने भी किरण आरेख पढ़ने हैं, चाहे उत्तल दर्पण से बने या अवतल दर्पण से बने, उसमें ये पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब मान लीजिए ये आपका मिरर है, ये आपका प्रधान अक्ष, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, प्रधान अक्ष से समानांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर फोकस की दिशा में आपतित होगा, ठीक है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि देखिए, अगर ये फोकस है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो ये अगर आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और इस पर अगर हम नॉर्मल डाल दें, अभिलंब, ठीक है, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र, तो अभिलंब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है दर्पण के पास। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, तो लंब के कारण क्या होगा, वो अपने पथ को रिट्रेस कर लेगा, पुनः अपने पथ पर वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो लंब पड़ रहा है, इसीलिए क्या होता है कि ये अपने पथ पर वापस लौट आता है। तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट ये आया कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पथ पर वापस लौट जाएगी। चलिए, अगला पॉइंट क्या था कि ये आपका पोल है, ये क्या है, पोल है। तो ध्रुव की ओर आपतित प्रकाश किरण जितना एंगल बनाते हुए आपतित होगी उतना ही एंगल बनाते क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये रूल है, याद रखिएगा, 4 रूल हैं। आप आगे किरण आरेख पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारा अप्लाई करना होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि अवतल दर्पण से वस्तु को कहाँ पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और उसका नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, आपका जो ये वाला पॉइंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं पोल, यहाँ पर वाले पॉइंट को फोकस, और यहाँ पर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसको आगे बढ़ाएं तो ये आपका अनंत आता है। तो देखिए, सबसे पहला 3 सिचुएशन तो बना कि एक अनंत पर वस्तु आएगा, एक वक्रता केंद्र पर आएगा, और एक कहाँ आएगा, फोकस पर आएगा। तो 3 सिचुएशंस बना। और सिचुएशन क्या बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ पर वस्तु रखाएगा। दूसरा क्या होगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ पर वस्तु आएगा, और तीसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु कहाँ, यहाँ आएगा। तो टोटल आप लोगों के सामने 6 सिचुएशन, यानी कि 6 जगहों पर हम लोग वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा, उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और बड़ा। देखिए, यहाँ पर फिगर आप लोगों के सामने है, मैंने बताया भी था। चलिए इसको हम जूम करके बताते हैं आपको। देखिए, ये एक अवतल दर्पण है, मैंने क्या कहा, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसके बीच में ये वस्तु है। तो इसका जो वहाँ पर वस्तु ऐसे खड़ा है तो इससे लाइट इमिट हुआ, एक ऐसे प्रधान अक्ष के समानांतर, और हमने बताया था प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण
दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो आपका फोकस से। ये चीज़ मैंने बता रखा था। और एक किरण वक्रता केंद्र से। तो देखिए ये इधर बढ़ता जा रहा है, कहीं भी ये मिलने को नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं और यहाँ पर मिलाते हैं। तो काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाने पर यह वस्तु कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। वस्तु ऊपर था प्रधान अक्ष के, तो यहाँ पर प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर बना, यानी कि वस्तु सीधा बना। ठीक है। और देखिए काल्पनिक रूप से मैंने इसको पीछे किया था, तब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना। ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। देखिए जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। आप कहिएगा कैसे, तो देखिए मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ठीक है, ये आपका पोल, ये आपका फोकस। अगर फोकस पर वस्तु स्थित है तो प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी। और मान लीजिए कि ये वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से ऐसे जाएगी लाइट रेज, तो वक्रता केंद्र पर जो भी प्रकाश की किरण आपतित होती है वह दर्पण पर क्या होता है, लंब होता है। तो ये परपेंडिकुलर, ये वापस पुनः लौट आएगा। तो देखिए ये जो लाइट रेज है दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, तो कहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं अनंत पर ही मिलेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है। नेचर कैसा होगा, तो प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, इसका मतलब है कि उल्टा बनेगा। और अनंत पर बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर वस्तु इतना ही छोटा है, और अनंत पर बनेगा तो न जाने कितना बड़ा बनेगा, तो ये बहुत बड़ा बनेगा। चलिए नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक और उल्टा तथा बड़ा बनेगा। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये दर्पण है, ठीक है, यह पोल है आपका। कह रहा है क्या कि वक्रता केंद्र के बीच हो, किसके, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। मान लीजिए फोकस और वक्रता केंद्र, इसके बीच में वस्तु यहाँ पर हो, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, ओके, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। और दूसरा मैंने क्या कहा, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है तो कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे आएगा, तो कहाँ पर मिला, यहाँ पर बना, यानी कि कहाँ, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कैसा बनेगा, प्रधान अक्ष के नीचे है, मतलब उल्टा। वास्तविक कटान से बना तो वास्तविक, और चूंकि वस्तु इतना बड़ा था और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना तो वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए चौथा सिचुएशन पर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसे बनेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस। वक्रता केंद्र पर वस्तु है और प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ, फोकस से गुजरेगी। ओके। और देखिए एक लाइट रेज तो प्रधान अक्ष के समानांतर गया, और एक को हमको कहाँ से, फोकस से गुजरना पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दोनों का वास्तविक कटान कहाँ हुआ, यहाँ पर, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर बना। कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बन गया। अब देखिए जितना वस्तु बड़ा है उतना ही आपका इसका प्रतिबिंब भी बड़ा है। ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया है कि वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये भी पॉइंट आपको डिस्कस हो गया होगा, इसका इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए 5th सिचुएशन क्या होता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। देखिए इस सब का हम लोग एक ट्रिक डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, एक बार ट्रिक देखिएगा, आपको सारा पॉइंट याद हो जाएगा कि वस्तु कहाँ पर है और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। चलिए क्या कहा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, तो यह वक्रता केंद्र, यह अनंत, इसके बीच यहाँ पर वस्तु है, तो यहाँ से लाइट रेज जाएगा, ऐसे आएगा। ओके, अब एक लाइट रेज कहाँ से, वक्रता केंद्र से जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर बना। ठीक है, तो कैसा बना प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है,
और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो सारा नेचर आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। छठवां हम लोग देख लेते हैं। छठवां है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। देखिए, अनंत से जो भी प्रकाश की किरण आती है वह एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो पैरेलल आ रही है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिल रहा है, देखिए फोकस पर मिल रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी, सीधा और बराबर बनेगा। हालांकि ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिक का। ठीक है, कि ट्रिक क्या है, हम किस ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बनाया है एक मिरर। क्या बनाया है, एक मिरर बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने न्यूमेरिक किया है। क्या क्या है, न्यूमेरिक किया। चलिए मैं इसको अलग टाइप से बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक मिरर बनाता हूँ। ओके, समझने के लिए, याद रखने के लिए। ये आपका फोकस, ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, अब वस्तु को किन किन स्थिति पर हम लोग रख सकते हैं, और ये मान लीजिए आपका अनंत वाला सेक्शन है। तो देखिए, एक तो अनंत पर कहाँ रख सकते हैं, एक तो वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं, दूसरा यहाँ रख सकते हैं। देखिए, हम सबका स्थिति आपको बता दे रहे हैं। तो कितने सिचुएशन निकल कर के आए, कितना निकल कर के आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए, छठा वाला जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से चलते हैं, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका वस्तु की स्थिति, और ये हो गया आपका प्रतिबिंब की स्थिति। जब वस्तु एक पर होगा यानी अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, एक पर ही बनेगा, यानी फोकस पर। याद रखिएगा। देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का जो है वह कहाँ है, साइन 2, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2 पर, यानी कि यहाँ पर बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर कितना है, 3 है ना, क्या साइन है इसका, 3 है, तो 3 कहाँ आ रहा है, वक्रता केंद्र पर ही आ रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, कहाँ, यहाँ। तो देखिए, यहाँ पर का साइन क्या है, 4 है, तो 4 कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी कि ये वाले स्थान पर। तो ये कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। अब देखिए, 5वां वाला यहाँ है, यानी फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए 5 यहाँ है, कहाँ है, अनंत पर है, तो जो फोकस पर है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, और जो 6 है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसका यदि आप PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको पूरा नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अवतल दर्पण से रिलेटेड एक और पॉइंट पूछा जाता है इसके यूजेज से लेकर के। इस बार भी एग्जाम में इसका प्रयोग से लेकर के क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। हजामत में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, सर्च लाइट, और रोगियों का जो नाक, कान और गले की जो जांच की जाती है उसमें भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, उत्तल दर्पण से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस लगभग नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने शॉर्ट में बस लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव पर ही बनता है। कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा, और चूंकि ध्रुव पर बनेगा तो सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा, जैसा कि उसमें भी बन रहा था आपका अवतल दर्पण में। नेक्स्ट है कि जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, आभासी, सीधा और बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण यह किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का। ठीक है, क्यों किया जाता है वो कारण मैंने बता दिया। नेक्स्ट है चिन्ह परिपाटी। देखिए आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा। उसमें क्या था कि किसी भी वस्तुओं का जो डिस्टेंस होता है वो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, चिन्ह परिपाटी का यूज़ करते थे कि कितना पॉजिटिव जा रहा है कि नहीं। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है कि दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति के निर्धारण के लिए विशेष नियमों का पालन किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक चतुर्थांश है और चतुर्थांश में 2 अक्ष होते हैं, आपको पता होगा, ये एक्स डैश, ये एक्स अक्ष। ठीक है, ऊपर वाला वाई अक्ष और नीचे वाला वाई डैश होता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, यानी मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से दाएं जब भी हम लोग जाते हैं, ठीक है, चाहे जितना भी डिस्टेंस जाएं तो वो हमारा वैल्यू क्या जाता है, पॉजिटिव जाता है। ऊपर जाएं फिर भी पॉजिटिव जाएगा, लेकिन जब बाएं जाएंगे, ठीक है, तो वह क्या होता चला जाएगा, नेगेटिव होता चला जाएगा। और नीचे भी जाएंगे तो नेगेटिव होता चला जाएगा। तो देखिए इस वाले अक्ष को हम लोग बोलते हैं प्रथम, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या होता है। ये मैथमेटिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, और वैल्यू हमेशा सबसे पहले किसका लिया जाता है, एक्स अक्ष का ही वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष ये प्रथम क्वाड्रेंट का ये हो गया, ये साइड वाला। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो इसमें एक्स का क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, और वाई का भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव यानी कि प्रथम चतुर्थांश जो होता है इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में जाता है, यानी कि प्लस प्लस का। सेकंड वाले में चलिए पहले ये लेंगे उसके बाद ये लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और ये प्लस वाई। ठीक है, यानी कि माइनस और प्लस। इसमें आते हैं फोर्थ वाले में आते हैं, और सॉरी थर्ड वाले में आते हैं, तो क्या होगा, इसको और इसको लेना होगा। ठीक है, तो एक्स क्या है इसमें, नेगेटिव, और वाई क्या है इसमें, पॉजिटिव है, सॉरी वाई भी क्या है, नेगेटिव है। नीचे आएगा तो नेगेटिव ही जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाले में ये आएगा, एक्स ये क्या है, पॉजिटिव, और वाई क्या है, नेगेटिव। तो ये लिया जाता है। तो याद रखिएगा पहला जो चतुर्थांश होता है उसका वैल्यू प्लस प्लस, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, और फोर्थ का प्लस माइनस, ये याद रखिएगा। अब क्या पूछेगा चिन्ह परिपाटी में, जैसे कि ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से दाएं जाने पर क्या होता है, मान पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। ऊपर जाएगा फिर भी पॉजिटिव, अगर बाएं जाता है तो नेगेटिव, और नीचे जाता है तो नेगेटिव। तो यही है पॉजिटिव और नेगेटिव जो चिन्ह होता है, इसी के पोजीशन का निर्धारण करने के लिए जिस नियम का पालन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति के निर्धारण के लिए एक विशेष नियम का पालन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ओके, अब देखिए मैंने क्या कहा था, सभी दूरियाँ कहाँ से मापी जाती है, मूल बिंदु से। तो दर्पण में मूल बिंदु क्या हो जाएगा, उसका ध्रुव हो जाएगा। ओके, आपतित प्रकाश की दिशा है, मान लीजिए कि ये आपका दर्पण है, सपोज कीजिए ये आपका दर्पण है, तो प्रकाश किधर से आपतित होगी, इधर से, यानी कि किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, यानी कि ध्रुव की दिशा में जा रहा है। किसकी दिशा में, ध्रुव की दिशा में, यानी कि ये प्रकाश किरण आपतित होगी तो ये इधर जा रही है, यानी कि इधर जा रही है। तो इधर जो भी लाइट जाएगी वह क्या जाएगी, प्लस में जाएगी, और इधर जो भी लाइट आएगी वो नेगेटिव में जाएगी। तो वही चीज़ कहा गया है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। और दर्पण के अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया था। अब देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल दर्पण की क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आवर्धन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, मैग्नीफिकेशन। तो आवर्धन क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं,
आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन। जैसे कि मान लीजिए कि आवर्धन को कहें तो किससे इंडिकेट किया जाता है? m से इंडिकेट किया जाता है। मान लीजिए कि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, तो इसका क्या हो जाएगा? h डैश अपॉन h, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा इस वैल्यू को भी। अब देखिए, यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा हो तो आवर्धन का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, और यदि प्रतिबिंब धनात्मक बन रहा हो तो आवर्धन क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। सॉरी, यहाँ पर चलिए, प्रतिबिंब जो है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा हो, यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा हो तो आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और यदि प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पर धनात्मक नहीं, काल्पनिक कर लीजिएगा। क्या कर लेना है? काल्पनिक। यदि काल्पनिक बन रहा हो तो आवर्धन का वैल्यू क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपसे पूछता है मिरर फार्मूला। क्या होता है मिरर फार्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मैंने इसका डेरिवेशन इसमें दे दिया है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो मैंने बताया था गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? f इज इक्वल टू r/2। तो इसका भी मैंने डेरिवेशन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है सारा पॉइंट्स। सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रधान अक्ष खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं एक वस्तु। इसमें आप लोग फिगर पर नज़र आ रहा होगा, ए भी एक वस्तु है। ठीक है ना, और वस्तु से एक प्रकाश की किरण निकल रही है जो कि प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद वह कहाँ से गुजरता है? फोकस से होकर के गुजरता है। ठीक है, दूसरा किरण क्या है? दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। और आप लोगों को पता है कि दर्पण के ध्रुव पर यदि कोई भी किरण आपतित होती है तो जितना एंगल बनाते हुए आपतित होती है उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, यानी सेम एंगल। क्योंकि ये दर्पण पर जब आपतित होता है तो ये आपका जो प्रधान अक्ष जो है वह दर्पण पर क्या होता है? एक लंब का काम करता है, या यूँ कह सकते हैं कि अभिलंब का काम करता है। तो देखिए इस दोनों का कटान बिंदु, यानी कि ये किरण और इस किरण दोनों का कटान बिंदु कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो आपका बन रहा है ए डैश बी डैश, क्या बन रहा है? आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ध्रुव से दर्पण की, ध्रुव से वस्तु की दूरी जो हो जाएगी, यानी कि ये दूरी ध्रुव से, तो क्या हो जाएगा? ए और बी तक का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी हो जाएगा। यानी कि ये पूरा डिस्टेंस आपको कौन सा दूरी हो जाएगा? वस्तु दूरी। ठीक है, नंबर सेकंड बात करें ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए कटान बिंदु यहाँ पर बना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। तो ये आपका P से लेकर के A तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका प्रतिबिंब की दूरी, यानी इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको निकालना क्या है? फोकस दूरी ना। तो फोकस दूरी कहाँ पर है? फोकस यहाँ पर है, तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। तो इतना तक का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? F और P के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका फोकस दूरी हो जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, वस्तु दूरी मैंने क्या लिखा है? AP, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और AP को यहाँ पर संकेत क्या दिया है मैंने? -u। अब देखिए वस्तु जो होता है ना, वस्तु का जो डिस्टेंस होता है उसको u लिया जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब के डिस्टेंस को v लिया जाता है, और फोकस दूरी जो होता है उसको क्या लिया जाता है? f लिया जाता है। क्या लिया जाता है? f लिया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर मैंने u कहा, लेकिन यहाँ पर मैंने लिया क्या? -u, -v और -f। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है कि किसी भी मिरर में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें एग्जैक्ट स्थिति पता करने के लिए हम लोगों को चिन्ह परिपाटी का यूज करना पड़ता है। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो एक बात मैं बता दूं कि ये जो आपका एक्स अक्ष है और ये आपका एक्स डैश अक्ष है, ये कौन सा है? वाई अक्ष, और ये कौन सा हो जाएगा? वाई डैश अक्ष। मीन्स क्या कि ओरिजिन से हम लोग अगर बाएं की ओर जाते हैं ना तो वो हमेशा नेगेटिव में जाता है। किस में जाता है? नेगेटिव में डिस्टेंस जाता है।
ओरिजिन से दाएं तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस हमारा किस में जाता है, पॉजिटिव में। ओरिजिन से नीचे आते हैं तो भी हमारा डिस्टेंस क्या जाता है, नेगेटिव में जाता है। और ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो भी क्या जाता है, हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव में जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि ये जो आपका वस्तु या फिर प्रतिबिंब या फिर फोकस दूरी है, वह सारा क्या है, इस पोल के बाएं साइड में। किधर है, बाएं साइड में। और मैंने क्या बताया, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से क्या बताया कि वस्तु अगर ध्रुव के बाएं तरफ हो या फिर प्रतिबिंब यदि ध्रुव के बाएं तरफ बन रहा हो या फिर फोकस ध्रुव के बाएं तरफ हो तो वह सारा क्या जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, अर्थात ऋणात्मक में जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने U को नेगेटिव लिया है, V को नेगेटिव लिया है और F को भी नेगेटिव लिया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, तो दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में संबंध। तो संबंध क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v संबंध होता है। तो चलिए ये आता कैसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल इसका, किसका, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं MPF। M कौन सा, ये वाला ट्रायंगल MPF। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो और एक ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो MPF और B', A', F की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, किस तरह का, फिर से बना दे रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह का कुछ ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका आ रहा है B', A', M और P। ठीक है ना, चूँकि ये समांतर है, ठीक है ना, तो हम लोग जहाँ पर भी डिस्टेंस मापेंगे ना वो डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P और M के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये जो आपका बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है ना, तो दोनों क्या बन रहा है, समरूप बन रहा है। यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या बन रहा है, एक दूसरे के समरूप बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या बन रहा है, एक दूसरे के समरूप बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आपका समकोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ पर, एक तो समकोण यहाँ पर और ये समकोण यहाँ पर, ये जो दोनों समकोण बन रहा है दोनों क्या बन रहा है, इक्वल बन रहा है। और एक चीज़ बात कि जब कोई तिर्यक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उसका जो सम्मुख कोण होता है वह भी क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं, सॉरी, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वह इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं MPF क्या, MPF यानी कि ये एंगल, ठीक है ना, कौन सा, ये लंब वाला एंगल। और इस ट्रायंगल की बात करें तो B', A', F यानी कि ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा लंब के कारण, या यूँ कह सकते हैं समकोण के कारण। ठीक है, अब अगर हम बात करें कौन सा, A', यानी कि A', यानी कि ये एंगल और ये एंगल, और इसमें MFP दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब है कि ये आपका कौन सा एंगल बन जा रहा है, सॉरी, ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहा है आपका क्या बन रहा है, एक दूसरे के समरूप बन रहा है। ठीक है, एक दूसरे के क्या बन रहा है, समरूप बन रहा है। तो जब ये समरूप बनता है कोई भी दो ट्रायंगल, तो हमको पता है कि यदि दो ट्रायंगल कभी भी समरूप बन रहा हो, ठीक है ना, तो उसका जो संगत भुजा होता है वह क्या होता है, अनुपातिक होता है। क्या होता है, संगत भुजा अनुपातिक होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि फिगर के हिसाब से देखने में बने और आप लोग उसको समझ सकें। चलिए देखिए, संगत भुजा की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल का मैंने अभी बताया था, ये ट्रायंगल आपका बन रहा था। तो इसमें संगत भुजा आपका MP और A', B बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MP और A', B। तो ये एंगल, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे का क्या होगा, अनुपातिक होगा। कौन सा भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा एक दूसरे का अनुपातिक हुआ। तो वही मैंने लिखा है MP/A', B' यहाँ लिखा है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये भुजा FP और A', F, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अनुपातिक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है FP और A', F। तो यहाँ तक आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। अब चूंकि मैंने बताया कि ये डिस्टेंस हमेशा कौन सा, ये वाला जो डिस्टेंस होता है हमेशा सभी जगह क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, प्रधान अक्ष के एकदम समांतर जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो पैरेलल जा रही है, इसका मतलब है कि ये इसका डिस्टेंस कहीं भी हम लोग मापेंगे तो वह क्या होगा, इक्वल होगा हमेशा हर एक जगह। इसका मतलब है कि ये M और P का जो डिस्टेंस है वह भी इक्वल होगा किसके, A और P के, किसके, A और B के।
तो मैंने यहाँ पर लिखा है ए और बी का डिस्टेंस किसके इक्वल है, एम और पी के। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एम पी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि एम पी बराबर क्या है, ए बी के। तो इसको हम लोगों ने मान लिया क्या, इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड की बात करें तो यहाँ पर गौर कीजिएगा। हम लोग सेकंड ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये लेते हैं, कौन सा, ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ये, यानी कि ए डैश बी डैश और पी। कौन सा, ए डैश बी डैश और पी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपका ये वाला लंब यानी कि ये एंगल, मैं बता दे रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल दोनों समकोण बन रहे हैं ना इसमें भी। तो ये इसके हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, बी ए पी और बी डैश ए डैश पी दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर समकोण बन रहा है, ठीक है ना, तो बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि बी ए पी यानी कि बी ए पी और बी डैश ए डैश पी यानी कि बी डैश ए डैश पी डैश दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों समकोण हैं, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये भी एंगल और ये भी एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि प्रकाश की किरण ध्रुव पर जब आपतित होती है ना, तो जितना एंगल बनाते हुए आपतित होती है उतना एंगल बनाते हुए क्या हो जाता है, परावर्तित भी हो जाती है। तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों जब एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं बी पी ए और क्या, बी डैश पी ए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। या ऐसे ही बोल सकते हैं ए डैश पी बी डैश दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, यानी कि ए पी बी ये एंगल और कौन सा, ए डैश पी बी डैश यानी कि ए डैश पी बी डैश यानी कि ये वाला एंगल दोनों की क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे शीर्षाभिमुख के उनके कारण। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ये भुजा और ये भुजा भी एक दूसरे का अनुपातिक होगा, क्योंकि जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी जो संगत भुजा होती है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के अनुपातिक होता है। तो ये भुजा यानी कि ए बी किसके अनुपातिक हो जाएगा, ए डैश बी डैश के। ये जो ए बी है वह किसके अनुपातिक होगा, ए डैश बी डैश के। तो वही मैंने लिखा है ए बी ए डैश बी डैश के अनुपातिक है। और दूसरा क्या, ये जो आपका ए बी भुजा है वह किसके अनुपातिक होगा, ए डैश पी के। तो वही चीज़ मैंने लिखा है ए पी किसके अनुपातिक है, ए डैश पी के। तो और दोनों सा, तो इसको भी मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड माना। क्या माना, इक्वेशन सेकंड। अब चलिए हम लोग बात करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि मैंने समीकरण फर्स्ट ये डिराइव किया और समीकरण सेकंड ये डिराइव किया है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर इसका दोनों में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और यहाँ पर भी क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इसका मतलब है कि जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। इट मीन्स क्या, पी एफ अपॉन ए डैश एफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए पी अपॉन ए डैश पी के। तो समीकरण एक और समीकरण दो को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, पी एफ अपॉन ए डैश एफ यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे का जब मैंने इक्वल कराया, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली बात है क्या, कि यहाँ पर पी एफ तो हमारा मिल रहा है, पी एफ क्या मिल रहा है, देखिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि फिगर यहाँ पर हमको समझ में आ सके, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें इस पी एफ की, पी एफ, तो पी एफ हमारा यहाँ पर मिल जाएगा डिस्टेंस, कहाँ, जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर एफ पी है ना, क्या है, पी एफ यहाँ पर हमारा मिल रहा है। अब अगर हम बात करें तो ए डैश एफ यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहा है, ये जो ए डैश एफ मैंने लिखा है ये वाला ये यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ए डैश एफ नहीं मिल रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिराइव करना पड़ेगा। तो ए डैश एफ की डिस्टेंस क्या है, ये है। तो यहाँ इतना डिस्टेंस निकालने के लिए हमको इतना और इतना के बीच का जो डिस्टेंस, यानी कि ये पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए डैश पी का जो डिस्टेंस है उसमें से यदि पी और एफ के बीच का डिस्टेंस हम लोग यदि माइनस करते हैं तो हमारा ए और ए डैश एफ के बीच का डिस्टेंस निकल जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या किया है, ए डैश पी में से किसको माइनस कर दिया, पी एफ को, यानी कि ए डैश पी में से पी एफ को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। और ए पी आपको तो मिल ही रहा है, ए पी मिल रहा है और ए डैश पी भी मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण को सॉल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नहीं बताया आप लोगों को, फिर से बताते रहूँ। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर
पी एफ का वैल्यू पुट करते हैं तो पी एफ का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिएगा। पी एफ का जो वैल्यू दिया है यानी कि एफ पी का या माइनस एफ है तो माइनस एफ का वैल्यू पुट कर दिया है। ए डैश पी का माइनस बी पुट कर दिया। पी एफ का माइनस एफ है, यहाँ पर देखिएगा एफ पी का माइनस एफ है, माइनस एफ पुट कर दिया। ए पी का माइनस यू है तो ए पी माइनस यू यहाँ पर पुट कर दिया। और क्या है, ए डैश पी है माइनस बी, तो ए डैश पी क्या है, माइनस बी है, दोनों को पुट कर दिया। अब जब दोनों को पुट कर दिया तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण को देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। अब देखिए जब इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे इस तरह से, ठीक है ना, तो एफ भी से मल्टीप्लिकेट होगा। सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर देते हैं। जब माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ u बाई भी। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लिकेट करेंगे तो v और f क्रॉस गुना होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, f माइनस एफ और भी आ जाएगा यहाँ से निकल करके। और इसको जब मल्टीप्लिकेट करेंगे तो क्या होगा, u और माइनस भी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस भी u आएगा। फिर यहाँ पर चूंकि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का जब हम लोग गुना करते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लस एफ माइनस प्लस यू, प्लस एफ और प्लस यू दोनों का जब गुना करें तो क्या हो जाएगा, प्लस एफ भी, तो वही आ गया प्लस एफ यू, सॉरी, ठीक है ना। अब देखिए जब क्रॉस गुना किया तो यहाँ पर माइनस एफ भी आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर माइनस भी यू प्लस एफ यू। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसको भी प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए इसको बराबर के इधर ले आते हैं और ये वाले एफ माई भी को क्या कर लेते हैं, बराबर के इधर ले आते हैं। तो देखिए एफ यू को इधर लाया तो प्लस में आ गया और एफ भी को इधर लाया तो क्या आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, दोनों तरफ u भी f से भाग देते हैं। जब दोनों तरफ u भी f से भाग देंगे तो क्या होगा, u भी से आपका कट जाएगा u भी, ठीक है ना। उसके बाद आपका एफ यू से क्या कट जाएगा, आपका एफ भी कट जाएगा और u भी कट जाएगा, ठीक है। और एफ भी से आपका क्या कट जाएगा, f कटेगा और भी कटेगा। तो बचा क्या यहाँ पर कुछ नहीं बचा ऊपर में कहीं पर भी, और नीचे यहाँ एफ बच रहा है, यहाँ पर भी बच रहा है, यहाँ पर यू बच रहा है। तो उसी को मैंने लिखा 1/, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बट्टा एफ बराबर 1 बट्टा भी बच रहा है तो 1 बट्टा भी, और यहाँ पर 1 बट्टा यू बच रहा है तो 1 बट्टा यू, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर होकर के आ गया कि 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u प्लस 1/v आएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 10वीं में इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 10वीं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका डिराइवेशन करने के लिए, या फिर आपका फार्मूलाज पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसको आप लोग बड़ी बारीकी से अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। दोबारा देख लीजिएगा तो बेटर रहेगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप लोग इसको बस क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना पड़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का